हम लोग आज रीट देख रहे हैं। रीट आर्टिकल 32 में इसका प्रोविजन दे रखा है। हमारा यह फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है यह पावर है कि वह रीट इशू कर सकता है। सेम चीज आर्टिकल 226 में दे रखा है। यह हाई कोर्ट का पावर है कि वह रीट इशू कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ठीक है ना, संवैधानिक अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, रीट इशू कर सकता है। अच्छा, इन दोनों को पावर है रीट इशू करने का। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दो जगह क्यों दिया गया? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को। कुछ तो अंतर होगा क्या? हम एक बार आर्टिकल 32 पढ़ देते हैं आप लोगों को। आर्टिकल 32, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। ये आर्टिकल 32 कह रहा है कि आपको भाग 3 में जितने फंडामेंटल राइट मिले हैं उनके कर्टेल होने पे, उनको इन्फ्रिंज करने के जाने की स्थिति में आपको यह अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं तो जनरल रूल क्या है, क्या बताए हैं जनरल रूल में आप लोगों को? इसमें बताए हैं कि हम जो भी हमारा कॉज ऑफ एक्शन होता है, जो भी घटना घटती है, उस घटना के रिगार्डिंग जो हमारा केस होता है तो सबसे लोएस्ट डिग्री के कोर्ट में होता है। इन जनरल यही करते हैं हम लोग ना, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर अपील में हाई कोर्ट जाते हैं, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये जनरल रूल है, जनरल प्रोविजन है। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 32 कह रहा है वो ये कह रहा है कि इस पार्ट में, यानी कि भाग 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट की गारंटी दिए हैं हम, अगर उसको कर्टेल किया जा रहा है, उसका इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट shall have power to issue directions or orders or read, इंक्लूडिंग रीट इन नेचर ऑफ, ये 5 तरह का रीट दे रखा है इसमें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करेंगे? हैव पावर, उनको पावर दिया गया है टू इशू डायरेक्शंस, निर्देश देने का, ऑर्डर देने का और रीट इशू करने का। ओके, ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 32 में, जो आपके बेयर एक्ट में है। अब आ जाइए, हम अभी क्या बोले? हम अभी बोले कि सेम चीजें हाई कोर्ट को भी दिया गया है पावर कि आप भी रीट इशू कर सकते हैं। ठीक, तो किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? 32 में हम जाएं कि हम आर्टिकल 226 में जाएं, ठीक है ना। अब इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है सुनिएगा, और आप लोग इसको राइट डाउन करना होगा तो राइट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करती है वह केवल फंडामेंटल राइट के मामले पे करती है। ये याद रखिएगा आप लोग। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। यानी कि केवल फंडामेंटल राइट के मामले में, अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहा है, तो ही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट इशू करेगी। लेकिन 226 के तहत हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके लीगल राइट्स पर भी रीट इशू कर सकती है। यानी कि एक यही ऐसा मामला है जहां पे हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है, क्योंकि 32 में सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए रीट इशू किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है ना, क्या होगा? हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके किसी दूसरे राइट्स की रक्षा के लिए भी रीट इशू कर सकता है। whereas a high court can issue writs not only for the enforcement of fundamental right but also for any other purpose,
एनी अदर पर्पज का मतलब है किसी और तरह के लीगल राइट्स पर भी अगर आपका कोई और विधिक अधिकार है तो उसके तहत भी वो रीट इशू कर सकता है। क्लियर? क्लियर? ये समझ में आ गया? 32 और 226। 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए और 226 में फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके लीगल राइट्स की रक्षा के लिए भी क्या होगा? रीट इशू होंगे। एक अंतर यह है। अब दूसरा जो बेसिक अंतर है वो समझ लीजिए। आर्टिकल 32 हमारा संवैधानिक अधिकार है, यानी कि संवैधानिक अधिकार तो 226 में भी है, लेकिन यह संवैधानिक अधिकार जो है वह 32 में क्या है? फंडामेंटल राइट के रूप में है। यानी कि आर्टिकल 32 हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 पार्ट 3 में इसको लिखा गया है और पार्ट 3 में क्या है? हमारा मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 32 जो है हमारा मूल अधिकार है। तो इसीलिए चूंकि यह मूल अधिकार है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है ना, इस चीज को इंटरटेन करने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है ना, जो कि फंडामेंटल राइट को जानते ही हैं हम। क्या कहे हैं फंडामेंटल राइट? जब से हमारा संविधान लागू हुआ है कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता है जो हमारे संविधान, हमारे मूल अधिकार की क्या करे? कर्टेल करे, हमारे मूल अधिकार को कर्टेल करे, इन्फ्रिंज करे, रोके। तो 32 के तहत जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करने से, हमारे मामले को इंटरटेन करने से डिनाय नहीं कर सकता है। लेकिन 226 ये जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है, यह डायरेक्टरी है, ठीक है ना, डायरेक्शंस हैं ये, तो इसके तहत हाईकोर्ट जो है वह डिनाय कर सकता है। ओके, क्लियर? क्लियर? बोलिएगा। तहसीन, अर्पणा, अनुपमा, क्लियर? अब आइए, ठीक है, ये क्लियर हो गया आर्टिकल 32 में क्या है और आर्टिकल 226 में क्या है। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि कितने तरह का रीट इशू किया जाएगा, वो लिखा हुआ है 32 में। रीट्स इन द नेचर ऑफ हेवियस कॉर्पस, इसके बाद मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यू वारंटो, ये 5 तरह का रीट इशू किया जाता है। ठीक है ना? किस नेचर का रीट इशू किया जाएगा? तो कहता है हेवियस कॉर्पस, मेंडेमस। हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका हिंदी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद आ जाइए मेंडेमस, इसका हिंदी होता है परमादेश। नेक्स्ट प्रोहिबिशन, इसका हिंदी होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध। उसके बाद सर्टियोररी, इसका होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और फिफ्थ है आपका क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह के रीट को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इशू कर सकता है। अब हम लोग इसको एक एक करके एलोबरेट करेंगे, देखेंगे। क्या अर्पणा, अनुपमा, तहसीन, क्लियर है यहां तक? हाँ, आप लोग अभी तक जगह नहीं है लगता है, सही से जगह नहीं है। चाय पी लिए हैं आप लोग? नहीं लगता, नहीं, आप लोग चाय नहीं पिए, आपके अंदर, आप लोग के अंदर एनर्जी नहीं लग रहा है। आप लोग सोए सोए बेड में, आप लोग सोए सोए बेड में ऑनलाइन हो गए हैं, बैठे हुए हो। बोले ना सुबह सुबह उठ के क्या करना है? पहले, सबसे पहले चाय पी लेना है आप लोगों को। ओके, और चाय की कहानी आप लोगों को सुनाए हुए हैं क्या? हाँ, चाय का इंपॉर्टेंस तो आप लोग बताए हुए हैं आप लोग को, फिर भी आप लोग चाय का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं आप लोग। ठीक है ना? क्या है कि नहीं? हम लोग चाय नहीं पीते थे पहले, इसलिए अंग्रेज जो है हम पर 200 साल शासन किया।
जब से हम लोग चाय पीने लगे हम लोग अंग्रेज को भगा दिए, क्योंकि हम लोग के अंदर एनर्जी आ गई। नहीं चलिए, आप लोग चाय पीकर क्लास क्या कीजिए, आप लोग सोए सोए क्लास करते हैं, ऊँघते हुए क्लास करते हैं, नींद में क्लास करते हैं आप लोग, ठीक है। अब समझिएगा, हम एक एक को एलोबरेट कर रहे हैं, सुनिएगा, राइट डाउन करते भी चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। हेबियस कॉर्पस, जैसे कि इसका मतलब दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह एक लैटिन आपका क्या कहते हैं टर्म है, हेबियस कॉर्पस लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है हैव द बॉडी, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, शरीर मेरे सामने लाओ, ठीक है ना। इसका देखिए हिंदी मीनिंग से ही आपको पता चल जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि अगर, ठीक है ना, बिना किसी प्रोसीजर के, लॉ का जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश है उसके सिवा छोड़ के हम किसी को क्या करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। जो एस्टेब्लिश लॉ है हम उसी के तहत किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए फिर नियम भी बताए थे आप लोगों को कि उसको किसी को अगर आप डिटेन कर रहे हैं, किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको उसका कारण बताएंगे, ग्राउंड बताएंगे कि किस ग्राउंड पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद आप किसी उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसको लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने देंगे, तो ये सब हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन अब क्या हुआ, हेबियस कॉर्पस में हम लोग, ये हेबियस कॉर्पस का रीट कब इशू होता है, जब किसी भी आदमी को बेवजह, बिना किसी कारण के, बिना लॉ के प्रोसीजर को फॉलो किए हुए डिटेन किया जाता है, बिना किसी, ठीक है ना, कारण के बेवजह उसको डिटेन किया जाता है, या पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, या किसी इंडिविजुअल के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, तब हेबियस कॉर्पस का रीट इशू किया जाता है। इट इज एन ऑर्डर इशू बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन, ठीक है ना, यानी कि यह उस आदमी के अगेंस्ट में इशू किया जाता है जो कि किसी दूसरे पर्सन को बेवजह डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट करके रखा हुआ है बिना किसी कारण के, ओके, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, हेबियस कॉर्पस का रीट इशू किया जाता है कि तुम इस आदमी को मेरे सामने प्रेजेंट करो, क्लियर। हां, तो जैसे ही उस आदमी को प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट क्या करती है, एग्जामिन करती है कि इसको जो डिटेन किया गया, इसको जो अरेस्ट किया गया, क्या वह लॉफुली है, क्या वह अकॉर्डिंग टू लॉ है। इसीलिए उसको कहता है कि तुम मेरे सामने प्रोड्यूस करो, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट, ठीक है ना, राइट टू मूव आपका फंडामेंटल राइट है। और वो क्या किया है, आपको डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। द कोर्ट देन एग्जामिन्स द कॉज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, उसका क्या लीगलिटी है, आपको जो डिटेन करके रखा गया है उसकी एग्जामिन कोर्ट करेगा फिर, ठीक है। और अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं इसको बेवजह डिटेन किया गया है, तो उसको आदेश दिया जाएगा कि आप इसको क्या करें, फ्री कर दें, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है हमको। यही है आपका हेबियस कॉर्पस। बहुत मतलब कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जो समझने में बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर आपको बेवजह कोई अथॉरिटी, कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, अगर आपको बिना लॉ के, ठीक है ना, बिना जो एस्टेब्लिश लॉ है, ठीक है ना, उसको फॉलो किए बगैर अगर आपको डिटेन कर रहा है, आपको अरेस्ट किया गया है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 32 के तहत, या 226 जाएंगे, ठीक है ना, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत, और वहां से, ठीक है ना, हेबियस कॉर्पस का रीट इशू करवा लेंगे। कौन इस हेबियस कॉर्पस के लिए कौन आदमी रीट फाइल करेगा, ये बताए हुए हैं आप लोगों को। यह जो जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसको डिटेन किया गया है, वो जा सकता है, उसके रिलेटिव्स जा सकते हैं, उसका फ्रेंड जा सकता है, ये सब लोग जा सकते हैं
हेबियस कॉर्पस के रीट इशू करवाने के लिए 32 और 226 में। और इन दोनों में क्या डायरेक्शंस आएगा कोर्ट की तरफ से? तो जो आपको डिटेन किया है उसको डायरेक्शन आएगा कि आप इस आदमी को मेरे सामने प्रेजेंट करें, और जैसे ही आपको प्रेजेंट किया जाएगा, अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा, कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा, लीगलिटी चेक करेगा, और उसके बाद अगर इलीगल है तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। क्लियर? हेबियस कॉर्पस क्लियर? हाँ या ना? अब ये कब इशू नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में तो इशू किया जा सकता है, किस कंडीशन में इशू नहीं किया जा सकता है? तो सबसे पहले कह रहा है इसमें द डिटेंशन, ठीक है ना, इज लॉफुल। अगर आपका डिटेंशन लॉफुल है तब ये रीट इशू नहीं किया जा सकता है। जब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीट है ये, हेबियस कॉर्पस का रीट। अगर आपको लॉफुली अगर डिटेन किया गया है, रोका गया है, तो फिर हेबियस कॉर्पस का रीट इशू नहीं किया जाएगा। द प्रोसीडिंग्स इज फॉर कंटेम्प्ट ए लेजिस्लेचर और ए कोर्ट। अगर आप, ठीक है ना, कंटेम्प्ट किए हैं कोर्ट को, उसके प्रोसीडिंग्स को, ठीक है ना, लेजिस्लेचर के या कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को आप कंटेम्प्ट किए हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट, तो आपको क्या होगा, तब कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस इशू नहीं करेगा, अगर इस कारण से आपको डिटेन किया गया है तो। दो हो गया। और तीसरा, ठीक है ना, डिटेंशन इज बाय कंपिटेंट कोर्ट। अगर कोर्ट के आदेश से, किसी कोर्ट के आदेश से, कंपिटेंट कोर्ट के आदेश से अगर आपको डिटेन किया गया है तो ये रीट इशू नहीं होगा। तीन कारण हो गया। चौथा कारण, ठीक है ना, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। और अगर डिटेंशन कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है तो कोर्ट यह रीट इशू नहीं कर सकता है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट का तो जुरिडिक्शन मानते हैं कि पूरा इंडिया में है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का तो जुरिडिक्शन अपने स्टेट भर होता है। तो याद रखिएगा, अगर जुरिडिक्शन से बाहर अगर आपको डिटेन किया गया है तो फिर यह कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस का रीट इशू नहीं करेगा। हेबियस कॉर्पस में और कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई दिक्कत? अनुपमा, आप लोग जग गए? वेरी गुड, थैंक गॉड कि आप लोग जग गए। नहीं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है कि नहीं? सवेरे उठना चाहिए अनुपमा, नहीं? अनुपमा, हाँ, तो एक दिन अनुपमा को बोले कि ये अर्पणा को बोले कि सवेरे उठना चाहिए, तो अर्पणा आवाज म्यूट कीजिए। अनुपमा, तो अर्पणा बोलती है कि सर सवेरे उठने से अगर कुछ होता तो मुर्गा, सब जितने भी मुर्गे हैं सब IAS अफसर होता। तो सबसे पहले तो मुर्गा ही उठता। हाँ, अर्पणा एक दिन बोल रही थी हमको कि अगर सवेरे उठने से कोई सवेरे, तो अभी सबसे समृद्धशाली जानवर, ठीक है ना, IAS अफसर के रैंक का सारा मुर्गा होता, क्योंकि वो सबसे पहले उठता है। सवेरे उठने से कुछ नहीं होता है, ऐसा बोल रही थी हमको। ठीक है, चलिए, हेबियस कॉर्पस समाप्त, ठीक है ना। अब हेबियस कॉर्पस में कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, मेंडेमस, परमादेश। मेंडेमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। इसका हिंदी है परमादेश, यानी कि परम आदेश, सुप्रीम ऑर्डर, ठीक है ना। और इसका इंग्लिश मीनिंग है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, आपको परमादेश के तहत ये जो रीट इशू होता है, ठीक है ना, कोर्ट इशू करेगी 32 में और 226 में, ठीक है ना। किसके अगेंस्ट में? तो कहता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, जो पब्लिक ऑफिसर हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना। और उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी
नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, आपको अपनी पब्लिक ड्यूटी करनी है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है जो कि उसको परफॉर्म करना है, तो परमादेश का मैंडेमस का परमादेश का रीट इश्यू होता है। इट इज ए कमांड इशू बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल और रिफ्यूज टू परफॉर्म। जिसको वह करने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना, उस तरह के पब्लिक ड्यूटी को करने से मना करने की स्थिति में कोर्ट उसको क्या करेगा, मैंडेमस इशू करेगा, मैंडेमस का रीट इशू करेगा। क्लियर? किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट भी कर सकता है, बशर्ते, ठीक है ना, किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी कर सकता है, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट भी कर सकता है, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी कर सकता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कर सकता है, बशर्ते उसको क्या हो, उसको कोई पब्लिक फंक्शन करना हो, कोई पब्लिक ड्यूटी करना हो, जो किसी स्टैट्यूट में, किसी लॉ में उसको कहा गया कि आपको करना है, उस तरह का काम अगर वह करने से रिफ्यूज कर रहा है तो क्या होगा, मैंडेमस का रीट इशू होगा और उसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। क्लियर? बोलते चलिएगा आप लोग। अगर जो कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो ऑब्वियसली बात है उसको पब्लिक फंक्शन करना है, पब्लिक ड्यूटी करना है। अब वो रिफ्यूज कर रहा है मना करने से या नहीं कर रहा है काम, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में मैंडेमस का रीट इशू होगा। बस इतनी सी बात है। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मैंडेमस का रीट कब इशू नहीं होगा, किसके अगेंस्ट में नहीं होगा, तो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं होगा। जैसे मेरा कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं बनता है, कोई बनता है पब्लिक ड्यूटी? आपका कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं बनता है, आप 8 बजे सो के उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे सो के उठ सकते हैं, है ना, कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं है। लेकिन एक बैंक ऑफिसर जो है वो 10 बजे सो के उठ के 11 बजे ऑफिस खोलेगा तो चलेगा, क्योंकि उसको पब्लिक फंक्शन करना है, पब्लिक ड्यूटी करना है। तो यह किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं इशू किया जाएगा, ठीक है ना। जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है उसके अगेंस्ट में नहीं किया जाएगा। जिस पर कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं अप्लाई होता है, जिस पर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, स्टैट्यूटरी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, उसके अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंटल जो इंस्ट्रक्शन है उसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जाएगा यह, ठीक है। जहां पे किसी पब्लिक ऑफिसर को, ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं हो फंक्शन करना, केवल क्या हो, आपको ऑप्शनल हो कि वह चाहे तो कर भी सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है, मैंडेटरी ना हो करना कि आपको करना ही करना है, वहां पे ये रीट इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए हमारे और आपके बीच में, या हमारे आपके बीच तो हम लोग इंडिविजुअल हो गए जनरली, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिसर है, वहां पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, तो वहां पे रीट इशू नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ यह रीट इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ यह रीट इशू नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में यह रीट इशू नहीं किया जा सकता है अगर वह जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई काम कर रहा है तो, ठीक है। तो यह ध्यान रखना आवश्यक है आप लोगों के लिए कि कहां कहां मैंडेमस का रीट इशू नहीं किया जा सकता। तो यहां इन जगहों पे मैंडेमस का रीट इशू नहीं होगा। अदरवाइज जनरल नियम क्या है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, अगर वह पब्लिक ड्यूटी करने में फेल हो गया है और या रिफ्यूज कर रहा है, करने से मना कर रहा है, और वो करना क्या है, उसको मतलब कि उसकी ड्यूटी है करना, तो मैंडेमस का रीट इशू होगा, जिसमें कि आदेश दिया जाता है, नाम ही इसका परमादेश, आदेश दिया जाता है कि आपको यह ड्यूटी करनी है, आपको परफॉर्म करना है। यह हो गया आपका मैंडेमस। तो 32 में ध्यान रखिएगा क्या कि फंडामेंटल राइट जो है कर्टेल होना चाहिए, उसके उस काम को नहीं करने से फंडामेंटल राइट किसी इंडिविजुअल का या किसी बॉडी का फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज होना चाहिए।
अगर फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहा है तब 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह रीट इशू करेगा, और फंडामेंटल राइट के अलावा अगर लीगल राइट भी अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो फिर क्या होगा, 226 में हाई कोर्ट इशू कर सकता है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, प्रोहिबिशन, इसका हिंदी है प्रतिषेध। इसका मतलब ये होता है फॉरबिड, टू फॉरबिड, रोकना, रुक जाओ। प्रोहिबिशन, यह हायर कोर्ट, ध्यान सुनिएगा, दिस रीट जो है यह इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू करता है या फिर ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को इशू करता है। और वहां पे क्या कहता है, रुकने के लिए कहता है। किस कंडीशन में रुकने के लिए कहता है, अगर वह अपने जुरिडिक्शन का क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहा है। टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, और ठीक है ना, स्प्रिंग ए जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पजेज, जो क्षेत्राधिकार, जो जुरिडिक्शन उसके अंदर नहीं आ रहा है, अब वहां भी जाकर वह अपने पावर का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको रोकता है, प्रोहिबिट करता है कि रुक जाओ, ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तुम्हारा जुरिडिक्शन वहां नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? समझे? सुपीरियर कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को, ठीक है ना, प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि यह तुम्हारे जुरिडिक्शन में नहीं है, तुम अपने जुरिडिक्शन का एक्सेस कर रहे हो, यानी कि अपना बाउंड्री तुम क्रॉस कर रहे हो, अपने लिमिटेशन को तुम क्रॉस कर रहे हो। क्लियर? तो यह जो है रीट वह न्यायिक काम के लिए दिया जाता है। जैसे क्या बोले हैं कि लोअर जुडिशरी को दिया जाएगा, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को दिया जाएगा, हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को देगा, या सुप्रीम कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को देगा, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है। यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक बॉडी के अगेंस्ट में इशू होता है, अगर वह अपने जुरिडिक्शन का गलत इस्तेमाल करता है, अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, तो प्रोहिबिशन का रीट जो है वो इशू किया जाता है। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? नेक्स्ट, सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी इसका होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है ना, या टू बी इन्फॉर्म्ड। टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। तो अब यहां पे क्या कह रहा है, देखिएगा, फर्क समझिएगा। प्रोहिबिशन में क्या कहा? प्रोहिबिशन में कहा कि यह आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, आपको हम रोक रहे हैं, आप रुक जाइए। सर्ट्यूररी में क्या कहता है? कहता है कि जो इसके सामने जो लंबित मामला है, यह भी हायर कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को इशू करता है, यह याद रखिएगा। सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को इशू करता है, अधीनस्थ न्यायालय को इशू किया जाता है यह, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है कि जो मामला इसके पास पेंडिंग है उसको हस्तांतरित करने की बात करता है, कि इतने दिन से आप इस मामले को देख रहे हैं, जरा हमको दिखाइए कि आप क्या क्या किए हैं। इस मामला अभी 3 साल से ये मामला आप चला रहे हैं, इस मामले में ऐसा क्या है कि 3 साल लग रहा है, जरा उसको ट्रांसफर कीजिए हमको मेरे पास, ठीक है, बात समझे। तो
अगर कोई लॉ में एरर कर रहा है, समझिएगा इसे कब कब इशू किया जाता है, बड़ा अच्छा चीज है यह, हमको पढ़ देते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। स्टैट्यूटरी, ठीक है ना, कब कब इशू किया जाता है? इट इज इशूड ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। ये कहां कहां काम करता है? एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड एरर ऑफ लॉ। इसका क्षेत्राधिकार प्रोहिबिशन से ज्यादा है। प्रोहिबिशन में सिर्फ कहता है कि हम रोक रहे हैं आपके क्षेत्राधिकार से बाहर जाने पर। स्टैट्यूटरी में कहता है क्या कि अगर लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो रहा है, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हो रहा है, या आप लॉ में एरर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में स्टैट्यूटरी का रिट इशू किया जाता है। ऐसा कोई मामला जिसके समय लंबे समय से मामला बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, ठीक है ना, तो इसकी भी वह कहता है कि भाई क्या बात है, इतने समय से मामला पेंडिंग है, जरा हस्तांतरित कीजिए इसको, जरा दिखाइए क्या कर रहे हैं इसमें आप। तो इन सब मामले मतलब अंदर स्टैट्यूटरी का रिट इशू किया जाता है। क्लियर? अर्पणा, अनुपमा? और बिल्कुल यह भी किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है। तो ये जनरली आपको प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी, ये जुडिशियल बॉडी जो है अपने इंफीरियर कोर्ट को या जो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है उसके अगेंस्ट में इशू करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें अक्सर एग्जाम में आप लोग को पूछता भी है ये चीजें, ठीक है ना। प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी, यह दोनों जो है एक जुडिशियल अथॉरिटी, सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी जो है अपने इंफीरियर जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है ना, या फिर जो सेमी जुडिशियल अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में इशू करता है। ये जुडिशियल रीट है यह, ठीक है ना, यह केवल न्यायिक काम के लिए इशू किया जाता है। तो जहां पे लॉ में एरर कर रहा है कोई कोर्ट, ओके, अपने क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या तो क्षेत्राधिकार को बढ़ा के इस्तेमाल कर रहा है या लैक ऑफ जुडिक्शन है, तो वहां भी यह रिट, दोनों तरह का रिट इशू किया जाता है। एक जगह पे रोकता है कि आप क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रुक जाइए, प्रोहिबिशन में। स्टैट्यूटरी में इसका थोड़ा सा स्कोप बड़ा होता है स्टैट्यूटरी का, वहां पे अगर लैक ऑफ एरर है, ठीक है ना, क्षेत्राधिकार का लैक ऑफ जुडिक्शन है, या फिर क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां, या फिर मामले को बहुत दिनों तक पेंडिंग रखा है, तो उन सब मामलों में स्टैट्यूटरी का रिट इशू किया जाता है। ओके, क्लियर? किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, उनके अगेंस्ट में यह इशू नहीं होता है। सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को इशू करता है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, और लास्ट, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। क्यू वारंटो किस अधिकार से, इसका हिंदी होता है अधिकार परीक्षा। बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। अगर तो अब समझिएगा इसमें होता क्या अधिकार परीक्षा में, इसमें जो कोर्ट है ये जब रीट इशू करती है तो उस आदमी से पूछती है कि आप किस अधिकार से इस पद को होल्ड किए हुए हैं, आपके पास क्या अधिकार है कि इस पद को आप होल्ड किए हुए हैं। बस सिंपल सा मतलब समझिएगा। अगर कोई आदमी किसी पब्लिक ऑफिस को गलत तरीके से होल्ड किए हुए है, उसको अपने कब्जे में रखा है गलत तरीके से। अब मान लीजिए कि हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हैं, बट लेकिन प्रिंसिपल बन के प्रिंसिपल का आदेश पास कर रहे हैं, तो मेरे स्कूल का कोई टीचर चला जाएगा और मेरे इस जो हम अनलॉफुल काम किए हैं इसके लिए रीट इशू करवा लेगा। कोर्ट हमसे पूछेगा कि आप किस अधिकार से प्रिंसिपल का पद धारण किए हुए हैं, बताइए। ओके, इट इज इशूड बाय द कोर्ट to inquire into the legality or claim of a person to a public office। आपका क्या क्लेम है उस पब्लिक ऑफिस को लेके, आप किस अधिकार से उस अधिकार पर हैं। ओके, यह रोकता है, इट प्रिवेंट्स इलीगल, ठीक है ना, अगर किसी पब्लिक ऑफिस को हम इलीगली होल्ड किए हुए हैं तो वो उसको रोकता है, ठीक है। यह जनरली जो सब्सटेंटिव जो पब्लिक ऑफिस है उसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है, अगर कोई उसको गलत तरीके से होल्ड किया हुआ है, ठीक है। क्लियर?
बताइए कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना? अगर कोई पब्लिक ऑफिस, ठीक है ना, कि अगर उसका निर्माण संवैधानिक तरीके से हुआ है, उसका कार्यालय जो है संवैधानिक तरीके से रन कर रहा है और उस पर कोई अवैध अनाधिकार कर लिया है, तब यह जो है क्यू वारंटों का रिट इशू किया जाता है कि आप किस अधिकार से उस पद को होल्ड किए हुए, जरा बताइए हमको। ओके, तो यही आपका क्या है, 5 तरह का रीट है जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है इशू करती है। तो हम लोग केवल अभी आप रीट पर आज हम लोग बात किए, जब फिर हम इस पर डिटेल में जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ये जस्ट ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है इतनी चीजें, तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे एक एक पर केस है वगैरह, तो जब जुडिशरी की क्लास वगैरह सब लेंगे तो फिर उसमें इस चीज को हम लोग बहुत डीप में जाकर देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इसका मीनिंग देखे हैं, कब इशू किया जाता है, ये सब अभी हम लोग देखे हैं। क्लियर? और बता दिए हैं आप लोग, ये ध्यान रखिएगा कि 32 हमारा फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि फंडामेंटल राइट है इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इंटरटेन करने से मना नहीं कर सकता है, और यह केवल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में ही सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगर फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ है तो ही सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगा अंडर आर्टिकल 32। 226 में यह हाई कोर्ट का पावर है, तो वह फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपका कहीं अगर लीगल राइट भी इन्फ्रिंज हुआ है तो आप 226 में जा सकते हैं। तो 226 में हाई कोर्ट के पास 32 से ज्यादा पावर है, तो इसलिए जब कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूछ भी देता है, कह भी देता है कि आप अपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, वहां तो हमसे ज्यादा पावर है हाई कोर्ट को, आप वहां चले जाते, इतनी दूर आने की क्या जरूरत है। इंटरटेन करने से मना नहीं कर सकता, आप अगर चले गए हैं तो वो सुनेगा। क्लियर? यही आपका रीट है। बाकी इसका जो जुडिशरी क्लास होगी तो इसको हम लोग बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग लीव कर सकते हैं।